बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया APS केस के ज़िम्मेदारों और गफलत के मर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। अदालत में पेश रफ्त रिपोर्ट वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ 4 हफ्ते में जमा कराने की हदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वफाकी हुकूमत शुहदा के वालदैन का मौक़िफ़ भी सुने, जिसकी भी गफलत साबित हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तयन किया जाए कि किसकी क्या कोताही थी। हुकूमत 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट जमा कराए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, बहुत आसान था कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार के खिलाफ मुकदमा दायर करवा देते। समात के दौरान अदालत ने वज़ीर आज़म से इस्तफसार किया, जी बताएं खान साहब, अब तक क्या कार्रवाई हुई? जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत दर्दनाक था। सानिया की रात हम अपनी पार्टी का इजलास बुलाया। 2014 में जब सानिया हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वालदैन चाहते हैं कि उस वक्त के आला हुकाम के खिलाफ कार्रवाई हो। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आइन की किताब उठा ली और रिमार्क्स दिए कि यह आइन की किताब है और हर शहरी की सिक्योरिटी की जमानत देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुशर्रफ दौर में मुखालफत की थी कि अमरीकी जंग में नहीं कूदना चाहिए। हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी है। APS सानिया के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया। अवाम शदीद सदमे में थी। अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज की पुश्त पर खड़ी थी। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में इतना बड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम है, हमें आपकी पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा, आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। अदालत ने कहा, आप केस के मामले पर बात करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आपको सियाको सबाक के हवाले से बताना चाहता हूं, जब यह वाक़या हुआ तो फौरी पेशावर पहुंचा। अदालत ने कहा कि अब तो आप इक़्तिदार में हैं, मुजरमों को कटहरे में लाने के लिए क्या किया? जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप तो उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूं, मुल्क में कोई भी कानून से बालतर नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आज़म साहब, आप मुतासरा बच्चों के वालदैन से मिले, आप इनको पूछा, इनको तसल्ली दी, शिकायत दूर करें। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं बच्चों के वालदैन से कई बार मिला हूँ, बच्चों के वालदैन को अल्लाह सब्र देगा, हम मुआवजे के अलावा क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वालदैन को अजाला नहीं, अपने बच्चे चाहिए थे। 20 अक्टूबर का हमारा हुक्म है कि ज़िम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाए। वक्फा समात से कबल चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। वज़ीर आज़म ने अदालती हुक्म पढ़ा है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, वज़ीर आज़म ने अदालती हुक्म नहीं भेजा गया, वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म से आगाह करूँगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, ये संजीदगी का आलम है, वज़ीर आज़म को बुलाएं, हम उनसे खुद बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को बताया कि हम अपनी तमाम गलतियां कबूल करते हैं, आला हुकाम के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती, दफ्तर छोड़ दूंगा, किसी का दफा नहीं करूंगा। अदालत ने कहा कि APS वाक़ई सिक्योरिटी की नाकामी थी, यह मुमकिन नहीं कि दहशतगर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिले। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की बात के लिए इंटेलिजेंस कहाँ थी? दौरान समात अदालत में TTP से मुज़ाकरात का भी तज़किरा हुआ। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि इत्तलात हैं कि रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है, क्या असल मुल्ज़मान तक पहुँचना और पकड़ना रियासत का काम नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा कि बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी, ऊपर वाले तनख्वाहें और मरात लेकर चलते बने। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम ये मौजू है और ये तब तक रहेगा जब तक इसका कोई मंतकी इंजाम नहीं पहुंचता। एक तरफ APS का वाक़या, एक तरफ हुकूमत ने क्या किया, एक तरफ रियासत ने क्या किया, उसके बाद TTP के साथ आज डिस्कशन शुरू हो गई है, TLP के साथ मुआहदे हो रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल क्या है और एक आम आदमी क्या समझे कि रियासत क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में।
आई हैव गॉट अ वेरी पर्टेनेंट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज मुझे खुसूसी इस प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया है। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आप पाकिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, इंटरिम सेटअप में डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अफसर सलीम साहब, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। जनरल नईम खान लोधी साहब, सर आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। सर क्यों बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर? एपीएस के जितने लोग थे उनमें से मेजॉरिटी को तो सजाए मौत हो चुकी है और एक का केस अभी वो चल रहा है जी कोर्ट के अंदर, उस पर क्या होता है, और आर्मी कोर्ट्स ने ही फैसला किया था इन सबको हैंग करने का। सर हाउ डू यू एनालाइज दिस सर? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं समझता हूं कि साफ ज़ाहिर है कि बहुत चूंकि इंपॉर्टेंट केस था और कोर्ट को शायद ये इंडिकेशन हुई कि शायद वजीर आजम को मालूम नहीं है कि कोर्ट के अहकामात क्या थे, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर उनको बुलाया और वजीर आजम फौरी तौर पर आ गए। तो यहाँ तक तो मेरा ख्याल एवरीथिंग इज गुड। किसी भी जमहूरी मुल्क में ये होता है, हो जाता है, इसमें कोई बात की बात नहीं है। उसके बाद जैसे आपने कहा कि 6 लोगों को सजाए मौत हुई थी, 5 को पर एग्जीक्यूशन हो गई है, एक जो है वो पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ही में पेंडिंग है, वो जब उसका फैसला करेंगे उसको भी हो जाएगी। इसके अलावा 4 फौजी अफसरों को भी सजा हो चुकी है और मुख्तलिफ किसी ने कोई कोताही की या सही तरीके से एक्ट नहीं किया उस पर हुई है। उसके अलावा बाद के ऑपरेशंस में जो लोग इन्वॉल्व थे इसमें एपीएस के साने में, इसको परपेट्रेटर जो थे उनमें से ज्यादातर को कैफे किरदार तक पहुंचा दिया गया है। अब ये सारी मालूमात होनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर के पास और उनको ये बातें कहनी चाहिए थी कोर्ट में खड़े होकर, लेकिन शायद उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए ये थोड़ा सा ये कहें कि जल्दी हो गया। बाकी आपको ये भी मालूम है और आपके नाज़रीन को मालूम होगा कि बड़ा हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन बना था इस सिलसिले में और उन्होंने पूरी तहकीकात की थी, उनकी फाइंडिंग्स मौजूद हैं, उनकी रिकमेंडेशन मौजूद हैं। अब ये भी मालूमात होनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर के पास कि उनकी रिकमेंडेशंस पर क्या मनो अमल हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर कोई रह गई है तो वो मेरे ख्याल अब हो जाएगा। देखें, जो तो जिनके लगते जिगर जुदा हुए हैं उनके साथ तो कोई सख्त बात करना बिल्कुल बनता ही नहीं है, उनके साथ तो नरमी मोहब्बत से पेश आने की जरूरत है क्योंकि उनके जख्म कभी भी मुंदमिल होने के नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके कहने पे लोगों को सजाएं दे दी जाएं, या वो ये तो कह सकते हैं कि जी ये जो कमीशन बनाया था आपने इस पर हमें एतबार नहीं, अब नया कमीशन बनाए। तो जब नया कमीशन बनेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा क्योंकि जितनी वक्त के करीब इन्वेस्टिगेशन हो उतनी वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो अगर तो उस में रिकमेंडेशन में कोई ऐसी बात लिखी हुई है जिस पर अमल नहीं हुआ है फिर तो ठीक है। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जब आपके बॉक्सर होता है आपके रिंग में और लड़ाई हो रही होती है या कॉन्फ्लिक्ट होती है तो 2 मुक्के आप मारते हैं, अगर आपको एक मुक्का पड़ जाए तो आप फाइट को रोककर ये नहीं कहते कि पहले तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाएंगे, तुम्हें एक मुक्का क्यों पड़ा है। ठीक है। तो ये जो फौज ने सफाया किया है इन एक्सट्रीमिस्ट का, इनको इस मुल्क को बचाया है, इसकी तो कोई बात नहीं हुई कोर्ट में और इसकी बहुत बात हुई कि जी ये लैप्स हो गए। जब बहुत बड़ा लैप्स है इसमें, मैं मानता हूं, उसको हम डिफेंड भी नहीं कर सकते, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे कह देना कि जी आप उसके खिलाफ करें, मेरा ख्याल ये कोर्ट ने कहा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप वालिदैन को सेटिस्फाई करें किसी न किसी तरीके से। तो ये एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा, वैसे ये असूल अच्छा है, हमारे फौज में इसका बहुत इतलाक होता है कि जब कोई किसी यूनिट में कोई खराबी हो जाए तो जो सीओ है उसको सजा दी जाती है, चाहे उसका कोई कसूर हो या ना हो। तो फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि बाकी महकमों में जो कुछ हो रहा है, तो जैसे हमारे जस्टिस का निजाम चल रहा है, जो जैसे हमारे पुलिस का निजाम है, तो इन सारे जो टॉप के लोग हैं इनके खिलाफ एफआईआर काट दें। वेरी वैलिड पॉइंट। जनरल अमजद शुएब सर, मुझे जरा बताइएगा, ये जो सारी सिचुएशन हुई इस वक्त इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में, सर एक बड़ा सीरियस डिस्कनेक्ट मैंने एटलीस्ट फील किया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया, प्राइम मिनिस्टर को शायद उस तरह बताया नहीं गया था और ना ही उस तरह कन्वे किया गया चीफ जस्टिस को, जिसके बाद ये सारा कुछ बना। सर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स अगर लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर सो मच इन दैट स्टेट के पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, फिर चीफ जस्टिस कह रहे हैं उनको बुलाएं, मैं उनसे पूछ लेता हूं। सर ये ठीक है तर्ज़े हुकूमत, ये ठीक है? और इतने सीरियस इशू के ऊपर अटॉर्नी जनरल का जो किरदार था, जो उनके व्यू पॉइंट्स थे,
आर दे ओके? ऐसे ही होता है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल चीज ये है कि इस वाक़े को हो गए काफी साल, और आम तौर पे एक इंप्रेशन यही था कि जो कुछ इसके अंदर करना चाहिए था वो हो चुका है। जो फैमिलीज हैं उनको भी बड़ी हद तक आप सेटिस्फाई कर चुके हैं, और उसके अलावा जो सजाएं देनी थी वो दे चुके हैं, जो इन्वॉल्व थे लोग उनको एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस हिसाब से अब इन चीजों को फॉलो अप नहीं किया जा रहा था, थिंकिंग कि ये एक सेटल्ड इशू है। लेकिन यहां पे ये हुआ कि जब भी कभी टीटीपी से हम बात करने लगते हैं, या टीटीपी वगैरह का कोई बंदा, जैसे एहसानुल्लाह एहसान आ गया था, तो एपीएस के वाक़े के लोग जो हैं वो फौरी तौर पे ये समझते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है कि हम इनसे बात कर रहे हैं। वैसे तो 80,000 लोग मारे गए इस मुल्क के, अगर खड़े हो जाएं तो वो सारे ही कह सकते हैं कि जनाब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, या एहसानुल्लाह एहसान को फांसी क्यों नहीं लगा रहे। असल चीज ये है कि बहुत कुछ किया गया है, और जिन हालात में किया गया वो इतने नामसाद, इतने मुश्किल थे। जब ये एपीएस का वाकया हुआ है उस वक्त मुल्क में चप्पे चप्पे के ऊपर हो रही थी दहशतगर्दी। बेशक एयरपोर्ट्स के ऊपर हमले, कराची एयरपोर्ट आप देख लें, एयर बेसिस पे देख लें। यानी 2014 का वो वक्त जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई भी इलाका उस वक्त महफूज था। तो आपने वहां से ट्रुप्स निकाले पेशावर से और जाके फाटा में जंग लड़नी शुरू कर दी। पीछे हमें पता है, आप पूछें बाकियों से भी, लोधी साहब वगैरह बताएंगे कि जो हम बैरकों में पीछे चौकीदारी के लिए छोड़ जाते हैं वो अमूमन वो होते हैं जो बस थोड़ा बहुत ही काम कर सकते हैं। बाकी तो जो भी बैटल वर्दी होता है उन सबको हम आगे पहुंचा देते हैं ताकि जंग लड़ी जा सके। तो ये बाहर गए हुए थे। अब इन हालात में जबकि पूरा मुल्क एक जंग ज़दा है और जंग लड़ी जा रही है, तो वाकयात तो हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये तो जाके किसी वक्त पे रुके हैं। तो उस तनाज़ुर में कोई भी ना बात करता है ना समझता है कि भी उस वक्त तो पूरा मुल्क जंग की आग में जल रहा था, तो वाकयात तो हर तरफ हो रहे थे, ये भी हुआ। अब इसमें मुश्किल ये है कि ये एक इतना इमोशनली इतना सेंसिटिव इशू है कि आप किसी को दो टोक जवाब भी नहीं दे सकते। ओके। वरना तो जो कुछ था वो कर दिया। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं दूसरे लोगों के भी दुख की तरफ देखूं जिन जिन के मारे गए, तो जो 74 लोग एक ही वक्त में पेशावर हाईकोर्ट ने बरी कर दिए, वो लोग जिन्होंने अपने जुर्म तस्लीम किए हुए, कत्ल तस्लीम किए हुए, सजाए मौत मिली हुई मिलिट्री कोर्ट से, और पेशावर हाईकोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया। उनके लवाकिन को तो हड़ताल करनी चाहिए, जाके पेशावर हाईकोर्ट के बाहर धरना देना चाहिए था उनको, ठीक, लेकिन उन बेचारों को पता ही नहीं। तो बात यह है कि यहां पे आज जब बात करने के लिए लोग, जिसकी वजह से ये सारा इशू शुरू हुआ कि जी आप टीटीपी से बात क्यों कर रहे हैं, आज ना मिलिट्री कोर्ट्स हैं यहां पे, ना ही यहां पे कोई सजा वगैरह का कोई जरिया है कि आप दे सकें। पकड़े जाएं तो वो छोड़ दिए जाएंगे, और अगर आप जंग लड़ते जाएं तो वो आप आज थोड़ा सा आपकी मजबूत पोजीशन है कि उनके ऊपर प्रेशर है वहां पे अफगान तालिबान का, तो वो आपसे को बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि हर चीज को सिर्फ आप एक ही तनाज़ुर में नहीं देख सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का काम था कि उन लोगों को वाजे करते कि कानून क्या कहता है। अगर उन्होंने कोई ख्वाहिश जाहिर की है तो उनको आराम से समझाया जा सकता है। मैं ये बैठ के सोचूं कि जी अगर आपने फिर फौज के सीनियर मोस्ट आदमी के खिलाफ अगर चलाना ही है केस, तो सुप्रीम कमांडर आपके मुल्क का सदर है, सबसे पहले उसको पकड़े। ओके, ठीक, सर पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जनरल अशरफ साहब, सर मुझे जरा, मैं इस पे अभी ये टीटीपी वाले सेगमेंट पे बिल्कुल आता हूं। सर अभी थोड़ी सी चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हैं कि एक इंटेलिजेंस थी उस वक्त, जिस तरह भी आप लोग भी, हम लोगों को पता है, एक बड़ा सीरियस थ्रेट अलर्ट था पूरे पाकिस्तान में, रोज दहशतगर्दी हो रही थी, और उसके बाद हमें कहा, यह बताया जाता है कि जी सिक्योरिटी लैप्स हुआ वहां पर। उसके बाद जिस तरह भी जनरल नईम ने भी बताया, वो जितने लोग थे मैक्सिमम उनमें से उनको सजाए मौत भी दे दी गई, आर्मी कोर्ट्स ने भी दे दी गई। और उसके बाद जब भी ये पॉइंट ट्रिगर होता है कि हम डायलॉग करना शुरू कर रहे हैं, सर अब सवाल ये है कि हुकूमत वक्त ने क्या बाइंग ली है
डायलॉग के लिए, क्योंकि ये चीज जिस अभी अमजद भी कह रहे हैं, शायद ये चीज एक रिबटल आती है उनके मुंह के ऊपर कि इन लोगों ने हमारे बच्चों को शहीद किया और इनके साथ बात कर रहे हैं। सर, डोंट यू थिंक कि द पेरेंट्स एंड द फैमिलीज, दे आर द स्टेक होल्डर्स इन ऑल दिस सिचुएशन? जी जी बिल्कुल जी, एक्चुअली बहुत बड़ा साइन आता है जिस तरीके से बातचीत हुई है, और इसमें बड़ी लंबी हिस्ट्री भी है कि बहुत कुछ हो चुका है इसके ऊपर। अब इस केस को हम किस तरीके से परसू करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात है। और जब भी बातचीत होती है कि टीटीपी से बात करनी है हमने या टीएलपी से बात करनी है हमने, गवर्नमेंट ने बात करनी है, तो कोई ना कोई मसला बीच में से क्रिएट होता है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे वो लोग जिनके बच्चे इस वाकये में शहीद हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया, फ्रंटियर गवर्नमेंट ने किया, 11 कोर ने किया, इसके अलावा आर्मी ने बहुत कुछ किया है। बल्कि सबसे ज्यादा पैसा आर्मी ने खर्च किया है उनकी कंपनसेशन के लिए। लेकिन मैं नहीं कहता बच्चों की कोई कंपनसेशन नहीं होती है, लेकिन जितना भी दुख का बधावा हो सकता था आर्मी ने कोशिश की है करने की। अब बात आती है यहाँ पे कि क्या टीटीपी से हमने बात करनी है या नहीं करनी है। और अगर इस चीज को हम बिल्कुल वो बना के जनाब ये इनने बच्चे शहीद किए हैं, तो जिस तरह जनरल अमजद ने पहले फरमाया कि बाकी भी 70-80 हजार लोग शहीद हुए पाकिस्तान में, हमारे फौज के बहुत सारे लोग शहीद हुए सारे अरसे में। ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर वाकया के हॉस्टेज बन जाएं, हम चीज को आगे ही मत चलने दें। ये थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए उन पेरेंट्स को भी। अगर उनका कोई जेन्युइन अभी डिमांड है, बच्चे तो वापस नहीं आ सकते हैं, ट्रू, अल्लाह करे कभी वो आ सकते होते हैं, वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन इन फैमिलीज के जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट उनको एड्रेस करे, फौज भी उनको एड्रेस करने के लिए तैयार है। वो पर्टिकुलर अपना जो उनका मुतालबा है वो बताएं। बिल्कुल ठीक, कि बच्चे वापस आ जाएंगे, बिल्कुल सही। फिर हम कहें कि ये कोई किसी अभी बात ही नहीं करनी हमने, ठीक। अच्छा, बड़ा ये संगीन इशू है और इसके ऊपर आई थिंक बड़ा सोच समझ के चलने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। जनरल नईम साहब, सर मुझे जरा ये बताइएगा, मैंने ब्रेक पे भी जाना है सर, टीटीपी से हम लोग बात कर रहे हैं, टीटीपी से बात होनी चाहिए। हमारी सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है, हमारा मुल्क की सिचुएशन, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ तालिबान की एंड ऑल दैट। सर, इस सिचुएशन में टीटीपी से बात करने के लिए आपको लगता है कि कोई कंसेंसस हमारे में जरूर डेवलप होना चाहिए? क्योंकि अगर कंसेंसस के बगैर हम लोग इन लोगों से बात कर रहे हैं तो पूरे मुल्क के अंदर ये एक अनसर्टन सिचुएशन है कि जी शायद हम लोगों से तो पूछा ही नहीं जा रहा होता। क्या कहेंगे सर इस पे? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जीतने वाली साइड जो है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में या जंग में ये जिद करे कि जब तक मैं हारने वाले का आखिरी बंदा ना मार दूं मैं तो नहीं बात करूंगा। ठीक है। ना तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ, ना ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। अभी भी जापान और जर्मनी आप देखें कितनी जबरदस्त कौमें हैं। यूके ने IRA से बातचीत की जो कि दहशतगर्द थे उनके। अभी अमेरिका बात करके गया है यहाँ पर आपके तालिबान के साथ। तो पहली बात ये कि ये कभी नहीं हुआ कि आप ये कि नहीं जी नहीं मैं तो बात करूंगा ही नहीं जब तक कि आपका आखिरी आदमी नहीं मारा जाता। बात करने का ये मतलब नहीं होता कि आपका दोस्ताना हो गया। दूसरी बात, अगर आपके साथ 10 आदमी लड़ रहे हों और उसमें से 3 या 4 आपसे बातचीत पर आमादा हो तो बाकी 4 के साथ लड़ना आसान हो जाता है। ये मैं आपको 2 मिलिट्री एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं, स्ट्रेटजी के एस्पेक्ट्स बताए हैं। उसके अलावा लोग कहते हैं जी बातचीत तो 6 दफा पहले भी हुई है, नाकाम होगी। उस वक्त मेरे भाई उसके पीछे नाकाम करने वाली कुव्वतें थी, NDS, रॉ, CIA, जो जब भी हम बातचीत करने की कोशिश करते थे वो उसको सबोताज कर देते थे। अभी वहां पर हमें मावनत मिल रही है और वो सबोताज करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं या उनका कमजोरी है नेटवर्क में। तीसरी बात, ये बातचीत हो क्यों रही है? ये बातचीत इसलिए हो रही है कि वहां से अफगान तालिबान ने उनके लिए जमीन तंग की हुई है, उनको कहा है कि जी हम तुम्हें अपने इलाके से ये कार्रवाइयां नहीं करने देंगे। इधर से पाकिस्तानी फौज ने उनका भुरकस निकाला हुआ है, तो उनके पास तो बातचीत के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो बातचीत उनके कहने पे हो रही है। और हमारी कंडीशंस पर अगर तो देखें, ये तो बातचीत के नतीजे से पता चलेगा ना कि घुटने किसने टेके हैं। रोज बात हो रही है घुटने टेक दिए। बातचीत के नतीजे से आप अंदाजा लगाएंगे कि घुटने किसने टेके हैं। जरा सब्र कीजिए और बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। मेरा ख्याल बहुत अच्छा कदम है।
बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक, जी मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन जनरल अमजद एक सवाल छोड़े जाता हूं कि हम लोग निगोशिएशंस बिल्कुल कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। जो लोग ऑन ग्राउंड जिन्होंने ये दहशतगर्दी की उनको सजाए मौत भी हो गई, उनको लटका भी दिया गया, लेकिन जो मास्टरमाइंड्स थे, एक ये व्यू पॉइंट भी है कि उनके साथ शायद हम लोग टेबल पे बैठ रहे हैं। जिन्होंने ये सारे हमले किए और दहशतगर्दी हुई, उनसे शायद हम लोग उनके साथ टेबल पर बैठ के बात कर रहे हैं। इसमें ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनरल अमजद सर, आपके लिए मैं सवाल छोड़ गया था सर। जो लोगों ने दहशतगर्दी की उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई, उनको लटकाया गया, आर्मी कोर्ट्स की तरफ से आया और सब कुछ हुआ, लेकिन ये एक फीलिंग है पाकिस्तान के अंदर कि जी जो मास्टरमाइंड थे उनके साथ आप लोग टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मास्टरमाइंड वगैरह का भी बहुत सारों का पता है कि कौन सी दहशतगर्दी किसने प्लान की, और ओवरऑल लीडर का भी पता है कि वो कौन है। लेकिन बात आपने हमेशा उससे करनी है जो फैसला साजी का इख्तियार रखता हो या फैसला साजी करने की के अहल हो। आप जाके किसी और से बात कर लें ये सोच के कि फलां मास्टरमाइंड है लिहाजा उससे बात नहीं मैं कर सकता, तो वो तो फैसला शायद उस पोजीशन में ना हो कि वो आपके साथ कोई तय कर सके। सो नतीजा ये है कि बातचीत करने के लिए कुछ और असूल हैं और बाकी जो शराइत हैं उसमें शामिल करनी वो बिल्कुल एक अलग चीज है। सो बातचीत करके जब शराइत तय होंगी तो आपको उस वक्त पता चलेगा कि जो मास्टरमाइंड थे उनके बारे में हमारा क्या तय हुआ है। दूसरी बात यह है, जैसे आपने एक शुरू में कहा नेशनल कंसेंसस का भी, ये सारा कुछ जो सामने आएगा शराइत वगैरह चीजें, किन शराइत पे ये बात तय होती है, तो ये पार्लियामेंट में जाएगा। जब तक पार्लियामेंट में कंसेंसस नहीं होगा, इस चीज को अप्रूव नहीं करेगी पार्लियामेंट, इसमें कोई फैसला नहीं करेगा। ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि इसका बोझ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कंधों पे नहीं ले सकती। लिहाजा मेरे बेहतरीन नॉलेज के मुताबिक जो मुझे पता है, ये बिलाखिर पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो फिर ये आगे बात चलेगी, वरना वायदा खत्म हो जाएगा। सो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि एक अच्छी चीज है कि बातचीत के लिए बातचीत तो ठीक है आप कर रहे हैं, वो शायद इस मौके की इस वक्त जरूरत है कि आज उनके ऊपर प्रेशर है अफगान तालिबान का। आज बाहर से एनडीएस और रॉ का जो कनेक्शन है वो फिलहाल टूटा हुआ है, वो बड़ी तेजी से कोशिश की जा रही है। भारत और अमेरिका लगे हुए हैं कि उसको रीस्टैब्लिश किया जाए। वो दाइश को मजबूत करना चाहते हैं। ये भी डर है कि इनका कोई तय हमारे साथ नहीं होता तो ये दाइश में ना शामिल हो जाएं, किसी और ग्रोह में ना शामिल हो जाएं और फिर वहां से काम शुरू कर दें। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको जहन में रखते हुए ये नैरो अप्रोच नहीं रखी जा सकती, जो इमोशनल है। सिर्फ इसी अप्रोच को फॉलो नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके और बहुत सारे पहलू हैं जिनकी वजह से नुकसान हो सकता है मुल्क का। तो इस वजह से ये तय करके फिर पार्लियामेंट के पास आया जाएगा, और अगर पार्लियामेंट ये समझती है कि हमने जो बातचीत की या तय किया, जिसने भी की, वो मास्टरमाइंड्स के साथ जाके हम तय कर रहे हैं और मास्टरमाइंड्स को इसमें सजा हो नहीं रही, तो पार्लियामेंट रिजेक्ट कर देगी। और रिजेक्ट हो जाती है बात तो खत्म हो गया किस्सा। आप उसके साथ फिर, और आर्मी ने वाज़ेह मैसेज दिया है कि हमारा काम लड़ना है, हम तैयार हैं उस काम के लिए, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। बातचीत करना एक सियासी अमल है, वो अगर नतीजा खेज होती है तो ठीक है, नहीं होगी नतीजा खेज तो जो काम हो रहा है वो होता रहेगा इसी तरह। बिल्कुल ठीक है। जनरल अशरफ सर, मुझे जरा बताइएगा, ये जो अगर हम इस पूरी चीज को अगर हम कहीं पर क्लोजर की तरफ इसको लेकर आने की कोशिश करें तो नंबर 1 हमें कंसेंसस डेवलप होना है इस 22-23 करोड़ अवाम का। हमारे पास कंसेंसस होना चाहिए शोहदा की फैमिलीज का, हमारे पास कंसेंसस होना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप का, और हमारे पास कंसेंसस जरूर होना चाहिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, हमारी फौज का, क्योंकि सबसे ज्यादा कुर्बानियां उन्हीं की हैं और वही बॉर्डर के ऊपर आज भी उसी तरह रोजाना जामे शहादत नोश कर रहे हैं। सर, इसको कैसे क्लोज करें, इस चीज के ऊपर कंसेंसस कैसे करें? जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो हम सब के सामने है इस वक्त। इसमें बिल्कुल आपकी बात सही, कंसेंसस होना जरूरी है। खास तौर पे मेजर पार्टीज का इसमें कंसेंसस जरूरी है। हमारी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी सारी आपस में बातचीत करें इस इशू के ऊपर, और इसमें इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए
कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसके ऊपर ऑन बोर्ड ले। और ये पिछले दिनों आपने देखा है जो पार्लियामेंट में ब्रीफिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें वहाँ पे ये इशू बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया उनको, और किसी हद तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको वायलेंटली ऑब्जेक्ट नहीं किया है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। थोड़े बहुत एतराज़ात थे, वो उम्मीद है कि वक्त के साथ वो दूर होंगे। दूसरा, फैमिलीज, वो फैमिलीज जिनके लोग शहीद हुए हैं, या ये APS सानिया के बच्चों की फैमिलीज जो हैं, इनको भी एतमाद में लेना चाहिए और उनके जो कंसर्न्स हैं वो भी बयान होंगे इंशाल्लाह। उनके भी बात ये, वो पहले भी हमने बात की थी कि वो बच्चे तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपने देखा है कि इसके ऊपर जो जुडिशियल कमीशन बना था जस्टिस इब्राहिम साहब की सरबराही में जी, उसने भी जो रिपोर्ट दी है, उसने जो एक्शन लिए गए हैं आर्मी की तरफ से, गवर्नमेंट की, उनकी तारीफ की है उन्होंने बताया कि जी ये लोग इस तरीके से हुआ, पूरी उन्होंने स्टोरी पूरी बताई है। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट जरूर पढ़ी होगी, लाजमी बात है, जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट उनके सामने आई होगी। अब बात यह है कि हमारा इसमें एक और मसला सबसे बड़ा है, आजकल मीडिया बहुत रोल प्ले करता है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, हमारे जो थिंकर्स लोग हैं वो भी आके मीडिया के ऊपर इस चीज को एक्सप्लेन करें कि ये बातचीत क्यों जरूरी है। True. और अगर हम ये बातचीत नहीं करते, और ये टाइमिंग, हर चीज की एक टाइमिंग होती है, इस वक्त बातचीत की टाइमिंग बड़ी जरूरी है, इस वक्त जबकि तालिबान अंडर, TTP वाले अंडर प्रेशर है। बिल्कुल ठीक। तो अफगानिस्तान में भी जगह नहीं मिल रही, पाकिस्तान में उनके लिए ऑलरेडी स्पेस डिनाई हो गई है। ओके। तो मेरे ख्याल में जरूरी बात यह है कि कहीं ये लोग और लोगों के हाथों में ना पड़ जाएं। ओके, वेरी वैलिड, के हाथे ना चढ़ जाएं। बिल्कुल ठीक। तो बेहतर ये है कि हम इनसे बातचीत करके इनको मेक दायरे में लाएं और जो इनमें से क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए अलग। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल नईम साहब, सर मैं इसके साथ ही एक और इसी तरह की सिचुएशन या इससे कम सिचुएशन, एक सर बैंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हुकूमत ने बैन किया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके बाद इन्होंने कहा, वफाकी वज़रा ने कहा कि जी ये इंडियन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े सीरियस फंडिंग के इनके इश्यूज हैं, ऑपरेट पाकिस्तान के बाहर से कर रही है, पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करना चाह रही है, रिट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है, रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज कर रही है। सर इस सारे के बाद हमने देखा जो हमारे वो शहीद हुए पुलिस अफसरान, जवान, वो तो मैं अभी बाद में बताता हूं, लेकिन उसके बाद हम इनके साथ भी निगोशिएशंस पर आ गए और हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपसे कलअदम भी खत्म, आप पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा बने। सर ये किस किस्म की अप्रोच है जिसको हम लेकर चल रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये कि हमें मालूम है, दोहराने की जरूरत नहीं, ये लोग इस किस्म की कार्रवाई कई दफ़ा पहले कर चुके थे और मेरा ख्याल है कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कि दोबारा ये काम ना हो। ये सड़कें बंद करने वाला, पुलों पे बैठने वाला, ये सारा साफ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तकलीफ दे पूरी कौम के लिए होता है। लेकिन ये काम किसको करना था, किस ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मे था, किस इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मे था? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पुलिस। ठीक है जी, इनको यहाँ तक ये इतना जमा होने नहीं देना चाहिए था। अगर पुलिस इफेक्टिव होती, या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होती, या जो पॉलिटिशियंस हैं सूबों के, उनकी नज़र होती सारी बात के ऊपर कि ये कितना बड़ा मसला बन सकता है, तो शुरू में इस पर एक्शन होना चाहिए था, यहाँ तक बनना ही नहीं चाहिए था। चले, उसके बाद एक सिचुएशन बन गई। अब ज़रा सुन ले मेरी बात गौर से। इसमें कम अज़ कम 15 से 20% कम उम्र बच्चे थे, 15 साल से छोटी उम्र के। उन्होंने पगड़ियां बांधी हुई थी, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या रसूलुल्लाह लब्बैक की बात कर रहे थे, एक बहुत सेंसिटिव नारा था। बाकी भी बहुत सारे नौजवान थे जो अनआर्म्ड थे, कुछ लोगों के पास डंडे थे। जो ये बंदूक बरदार लोग थे, ये मेरे ख्याल इंसर्ट किए गए हैं। ये किसी दुश्मन ने इसमें ये काम किया, और ये जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, ये ज्यादा इम्कान इस बात के इसकी साफ ज़रा तहकीक होने की जरूरत है। और वो जो बात हो रही थी कि जिनकी फंडिंग हो रही है, वो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था। फंडिंग हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, कि सोशल मीडिया पर जो फैलाया जा रहा था मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, उसकी सारी फंडिंग वाकई हिंदुस्तान से हो रही थी और वाया और मुल्कों से चल रहा था। अभी इस पूरी चीज को आप देखें, एक मजमा बन गया है, उनका जो स्लोगन है वो बड़ा सेंसिटिव है, उसके अंदर बच्चे शामिल हैं,
जो फायरिंग की है वो मिसक्रिएंट्स ने की है और वो फायरिंग करके निकल गए हैं। और अब आप और हम ये कह रहे हैं कि जी इनको मार दो, इनका कीमा बना दो, इन्होंने बहुत मसाइल खड़े किए हैं और ये नहीं हो सकता, इन्होंने रिट चैलेंज, बिल्कुल सारी बातें ठीक हैं। ये बात जब गई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तो ये बात डिस्कस हुई होगी, मेरा अंदाजा है साहब, ज़रा मैं तो वहाँ नहीं था। पुलिस से ये काम नहीं हो सका जिनको करना चाहिए था। अब पुलिस की अपनी है कि जी हमसे हथियार ले लिए गए, हमें हुक्म ही नहीं था। अभी ये रेंजर्स के पास राइफलें हमारे पास नहीं थी तो हम कैसे करते थे। बहरहाल रेंजर्स को कह दिया गया जी जो इससे लाइन से आगे बढ़े उसको गोली मार दें। उस लाइन से आगे बढ़ने वाले सबसे पहले मासूम बच्चों ने होना था या नौजवानों ने होना था, गोलियां मारने के काबिल कोई और थे। और फौज ने ये कहा कि देखें अगर ये बात बढ़ गई और इसमें रेंजर्स से काबू ना आया तो अब फौज को बुला लेंगे, फौज और अवाम आमने सामने हो जाएंगे और दुश्मन इसी चीज का इंतजार कर रहा है। मजीद पब्लिक में फौज की सुबकी होगी कि जी आपने अपने लोगों पे गोलियां चलाई। अभी जो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि और क्या करना चाहिए था, आप बताइए। सर आई एग्री ऑन दैट। मतलब ये चीज अगर इनिशियली बेस के ऊपर मैनेज नहीं हुई थी और इसको इतना बढ़ने ही नहीं देना चाहिए था, जिसके अंदर जेन्युइनली ये लैप्सेस है लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। साहब मैं इसका काजी साहब सर जी बिल्कुल सर, आपकी तरफ ही आ रहा था। जी सर देखिए, पाकिस्तान में 3 नारे, नामूसे रसालत, खत्म नबूवत, निजाम मुस्तफा, ये तीनों नारे जो हैं ये अगर कोई लगा के बाहर आ जाए इनमें से कोई एक नारा भी, तो सड़कों पे फिर उनको रोका नहीं जा सकता। ठीक। मैंने ये चीज हैंडल की थी लाहौर में जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जब ये चीज लगी थी कि निजाम मुस्तफा हमने राइश करना है, आर्मी में बगावत हो गई थी। अगर आज आपकी पुलिस और आर्मी फायर करने से इनकार कर दे कि जी ये लब्बैक रसूलुल्लाह कह रहे हैं, मैं भी तो उसी रसूल को मानता हूं। बेशक, बिल्कुल सही। हमारे रात को 4 ब्रिगेडियर हमारे इस्तीफा दे गए, उन्होंने कहा जी हमने फायर नहीं करना अपने लोगों पे। और जवानों ने कहा कि जनाब जिस नबी को मान के ये जान देने के लिए तैयार है, ये सामने खड़ा हो गया कि मारो गोली, नबी के नाम पे मारोगे, मैं तो शहीद हूं। तो जवान आगे से कहता है कि जी जिस नबी को मैं मानता हूं उसी को ये मान के जान देने वाला, मैं जान लेने वाला बन जाऊं, मैं इसकी जान कैसे ले सकता हूं। तो लोगों ने गोली चलाने से इनकार किया, हमारे जवानों से लोगों ने वेपन छीन लिए नीला गुंबद लाहौर में। सही। उसके बाद रात को जनरल जियाउल हक आए, आके ब्रिगेडियर्स को मनाने की कोशिश की, बातचीत सारी, लेकिन कोई माना नहीं। तो मजहब एक ऐसी चीज है कि इसका नारा, असल चीजें ये हैं जिनको रोकने की जरूरत है कि आप ये हर कोई उठ के शुरू हो जाए अगर निजाम मुस्तफा या मैं नामूसे रसालत का मैं मुहाफिज हूं, वो हमारी तौहीन है। हम सब मुसलमान हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी यही है। लेकिन इसका कहना ये नहीं कि कोई ठेकेदार इसका बन जाए, उसके पास वो फ्रेंचाइज लेके आ जाए लब्बैक और वो आके तो सबको होस्टेज बना ले। आपके साथ जब उसकी कन्फ्रंटेशन एक दफा सड़क पे हो गई, फिर कोई हल नहीं है, फिर बंदे मरेंगे। जो लोग, जब जान सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन अगर वो इस नारे के ऊपर जान देने से गुरेज नहीं कर रहा और बल्कि इसके लिए सादत समझता है इसको अपनी, तो आप क्या करेंगे? वो तो शहरों में इधर नमाज जनाजा, उधर गायबाना नमाज जनाजा, वो तो कुरान मच जाएगा पूरे मुल्क में, जो हुआ उस जमाने में भुट्टो के वक्त में। तो इस वजह से इसमें अक्लमंदी का तकाजा यह था कि इतना चार्ड किस्म का मॉब जो मजहब के नाम पे जान देने के लिए तैयार, वो अगर मैदान में आके खड़ा हो गया है और डिटरमिन्ड है, तो अब कोई ना कोई बहाना, कोई हिला वसीला करके उसको वापस भेजना, अगर नहीं भेजेंगे तो आप फंस गए। बिल्कुल सही। आप देख लीजिए कि मॉडल टाउन के 14 लोग मारे हुए, बिल्कुल ऐसे, वो आज दिन तक जान नहीं छूट रही उसकी, बावजूद इसके कि उसमें जजेस ये वो इनकी मदद कर रहे हैं कातलों की, लेकिन वो किस्सा वहीं का वहीं है। वो कहते हैं जी नवाज शरीफ के खिलाफ भी लिखाएं इसकी FIR, पता नहीं लिखी गई या नहीं। बिल्कुल ऐसे। फिर इसी तरह लाल मस्जिद का किस्सा है, वो बिगड़ गया तो आपने देखा कि कितना मुल्क में टेररिज्म हुआ। आज लब्बैक वाला किस्सा बिगड़ जाता तो आप देख के नया टेररिज्म का एक और किस्सा खुल जाना था यहाँ। ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल। बड़ी इसके मुज़मिरात इतने सीरियस थे, हल इसका यही था कि ये सारा मजमान वहां से जब निकला उससे पहले ये पकड़ लेते। इन्होंने पिछले साल खादिम हुसैन रिजवी की वफात से पहले जब उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उन्होंने लीडरशिप उठा ली, कैद कर उनको पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसे, कोई बाहर नहीं निकला, किसी ने उंगली नहीं उठाई। पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल ठीक है। तो खराबी है, हैंडलिंग में खराबी भी है। बिल्कुल ठीक है। जनरल अशरफ सर, अब मैं इस चीज को एक
नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाना चाह रहा हूं। ये यहां पर हुआ और अब ये चीजें आ रही कि जी ये अब पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह इसको डील करें। जो इन्होंने हमसे व्यू पॉइंट लिया था, जो वो फ्रांस के एम्बेसडर का एंड ऑल दैट, वो कहीं पर भी हमें सामने नजर नहीं आया कि जी वो होगा तो ये चीजें खत्म होगी। जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो अब हम सब ने देख ली हैं, जो कुछ हो रहा है वो हो रही है। सर, इसके साथ ही आपको याद होगा कराची MQM के ऑफिसेज बंद हो गए, सेक्टर ऑफिसेज, और आज वही डिबेट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में शुरू हो गई है कि आप TTP के साथ भी बात कर सकते हैं, आप TLP के साथ भी बात कर सकते हैं, हमारे ऑफिसेज जो बंद कर दिए गए आप वो नहीं खोलेंगे। सर, ये सियासत है, ये मजहब है, हम किधर रह रहे हैं, हम क्या समझे इन सारी चीजों से? आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस है। आप बात करते हैं जब MQM की, MQM ने कितने बंदे मारे कराची में, कितना टेररिज्म किया। ट्रू। TLP ने तो वो नहीं किया। TLP का तो सिर्फ एक जुलूस किया है, उसके अंदर शरपसंद आए हैं, उन्होंने आके पुलिस वालों को शहीद किया है। 10 शहीद हुए जी, वो गायब हो गए। 10 शहीद हुए, वो गायब हो गए लोग उसमें से। और पीछे जो लोग हैं, जो 15 साल के बच्चे खड़े हैं, ये केस और MQM जो उस वक्त की थी, इसका डिफरेंट केस है। दोनों का आपस में मुआवजा या उनका मुकाबला आपस में नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से TTP इज अ डिफरेंट केस। TTP ने भी बहुत लोगों को शहीद किया है, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म में मुलव्वस रही है। TTP MQM इज डिफरेंट देन TLP। TLP एक डिफरेंट केस है। ट्रू। हमारा मसला पाकिस्तान में ये है कि हम लोग, हमारी रिएक्टिव मैनेजमेंट है चीजों की। ट्रू। हमारी प्रोएक्टिव मैनेजमेंट नहीं है। हम चीजों को, हम मसले को पैदा होने देते हैं, उसको बढ़ता फूलता देखते हैं, बल्कि फुला देते हैं, बढ़ाते हैं। जब मसला जवान हो जाता है तो फिर फौज को बुला के कहते हैं चलो इनको गोलियां मारो भाई। ठीक। ये नहीं हो सकता है। मसले को शुरू से सही तरीके से हैंडल किया जाए। बात हुई थी, आपने बात की ना पहले कि TLP जब लाहौर से चली थी। ट्रू, बिल्कुल। लाहौर से चली, किसी ने कुछ नहीं किया, पुलिस वालों को तो आपने तबादले कर दिए, लेकिन यहाँ की जो असली लोग जो हैं, जिन्होंने मैनेज करना था, पॉलिटिकल लीडरशिप है जो, उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, सिर्फ पुलिस के तबादले करने से बात नहीं बनती है। किसी ने यहाँ पे डिसीजन लेना था, डिसीजन नहीं लिया गया, पुलिस को डंडे दिए गए, राइफलें नहीं दी गई, पुलिस को तो आपने खाम मरवाया बीच में। सही सही। तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनकी भी बात करें जरा, ठीक है जी? बिल्कुल ठीक। तो मसाइल को रियल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। खाम खा का आपस में मुकाबला नहीं होना चाहिए। ठीक, वेरी राइट। बेर और सेब का मुकाबला नहीं हो सकता है भाई। बिल्कुल सही। सर, आई हैव गॉट जस्ट 3 minutes टू गो। मैं सिर्फ क्लोजिंग कमेंट लूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल नईम साहब। सर, इस ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे, अब अगर हम क्लोजर की तरफ जाएं, हाउ डू यू समराइज दिस जी? देखिए जी, बात यह है कि अगर आप तालीम और तरबियत ना करें कौम की, कौम को इंसाफ ना दें, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। और तीसरी बात यह है कि जब आप किसी की मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो एक तरफ आप कहते हैं जमहूरियत है, और जमहूरियत में अगर मिसाल के तौर पे ज़्यादा लोग ये कहें कोई ऐसी बात जो कि आपको बुरी लगे, आपको और मुझे बुरी लगे पढ़े लिखे होने की बुनियाद पर, तो जमहूरियत विल परवेल। बिल्कुल। या तो अपने निज़ाम को ठीक करें, तालीम और तरबियत बढ़ाएं और लोगों को इंसाफ दें, लोगों को गुर्बत से निकालें। पॉइंट आ गया सर। ये 3 काम नहीं करेंगे, गुर्बत, एजुकेशन, इंसाफ आप ना करें, जो अभी हालत है, ये ऐसे और बहुत सारे लोग पैदा होने वाले हैं। जनरल अमजद शुएब सर, योर क्लोजिंग कमेंट जी। देखिए जी, हमारे जो अदारे हैं जिन्होंने ये सब कुछ करना था, उनका तो हो गया बेड़ा गर्क, और ये करप्ट माफिया ने अपने फायदे के लिए किया ताकि इन अदारों से उनको अपनी जात के लिए फायदा मिले। ठीक। आज करप्ट माफिया इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतनी पावरफुल है कि मुल्क उनके सामने कमजोर है। लिहाजा ये निजाम इस तरह चल नहीं सकता जब तक कि कोई अदारों को ठीक ना करे, जब तक कि मेरिट प्रिवेल ना करे। मेरिट तो है ही नहीं ना, अब तो खानदानों के लोग और ये जो 2-3 खानदान हमें चिपके हुए हैं। तो इस वजह से ये रॉटन सिस्टम है, इसमें मेरिट के जरिए इसको दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि आहिस्ता आहिस्ता कहीं मेन स्ट्रीम में, मेन रास्ते पे आ सकें। आज तो भटके हुए हैं पूरी तरह। पॉइंट आगे सर, कोई अदारा अपनी जगह पे। सर ठीक हो। जनरल अशरफ सलीम सर, लास्ट कमेंट।
जी मैं सिर्फ एक बात करूं, आप सिर्फ 4 महकमों को पकड़ लें, हर सूबा 4 महकमे, तालीम, आपकी सेहत, पुलिस और आपकी जुडिशरी, ये 4 महकमे ठीक कर दें, 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल बी सॉर्टेड आउट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आप सारों को किया। नाज़रीन, एक बहुत कैंडिड डिस्कशन जो इस वक्त पल्स है, और मेरे ख्याल में ये वो डिस्कशन है जो हमें करनी चाहिए, जो मीडिया को करनी चाहिए, और मीडिया का ये फ़र्ज़ है कि हम ये डिबेट करें ताकि एटलीस्ट सैनिटी शुड प्रिवेल इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।